हेलो बच्चों, जैसा कि हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम पुरातात्विक स्रोत ले रहे हैं और जिसमें हमने अभिलेख कर लिया है और दूसरा हमने कर लिया है प्राचीन स्मारक। आज हम लेंगे मुद्राएं कॉइन्स, मुद्राएं लेंगे, देन अवशेष, फिर मूर्तिकला ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, चित्रकला ऐतिहासिक स्रोत के रूप में और साहित्यिक स्रोत। चलिए मुद्राएं पर आते हैं। वैसे मुद्राओं का उल्लेख अभिलेख के प्रसंग में कर दिया गया है, पर इनका विवरण अलग से देना भी आवश्यक है। प्राचीनतम मुद्राओं पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं और उन पर किसी प्रकार के लेख नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। इन मुद्राओं से प्राचीन आहत सिक्के, इंग्लिश में जिनको हम पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं, इसमें क्या है, प्राचीनतम मुद्राएं हैं। सबसे पहले यही मुद्राएं दिखती है जिन पर चिन्ह उत्कीर्ण है। इन मुद्राओं से प्राचीन भारत की आर्थिक व राजनीतिक अवस्था स्पष्ट रूप से झलकती है। डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय से मुद्राएं प्रत्येक युग में इतिहासकारों के अन्वेषण कार्य में अमूल्य सहायता पहुंचाती रही है। वास्तव में 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का भारतीय इतिहास जानने के प्रधान साधन मुद्राएं ही है। इंडो पार्थियन तथा बैक्ट्रियन लोगों के इतिहास का पता हमें उनकी मुद्राओं से ही लगता है। जब मुद्राएं स्वर्ण की मिलती है तो यह स्वाभाविक रूप से आभास होता है कि उस काल की आर्थिक अवस्था अच्छी थी, और जब मुद्राएं चांदी की प्राप्त होने लगती है तो ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उस काल की आर्थिक अवस्था उतनी समृद्ध नहीं थी। इसके अलावा मुद्राओं से राजाओं की वंश परंपरा का भी ज्ञान होता है। मुद्राओं पर मुद्रित विभिन्न देव प्रतिमाओं से राजाओं की धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है। किस राजा का किस धर्म की ओर अधिक झुकाव था, इसका पता भी उसकी मुद्राओं से ही चलता है। मुद्राओं से साम्राज्य विस्तार का भी बोध होता है, क्योंकि वे मुद्राएं जिस स्थल पर पाई जाती है वहाँ तक उस पर अंकित राजा का राज्य समझा जाता है। मुद्राओं पर अंकित तिथियों से इतिहास को तिथिबद्ध करने में सहायता मिलती है। इनके अतिरिक्त इन मुद्राओं से यह विदित होता है कि भारत के संबंध पश्चिमी देशों से कैसे थे तथा यूनानी रहा। इसी प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन कालीन मुद्राएं भी प्राचीन भारत की ऐतिहासिक सामग्री को प्रस्तुत करने में कम सहयोगी सिद्ध नहीं हुई है। बसाठ प्राचीन वैशाली में 274 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनसे पता चलता है कि 4वीं सदी ईस्वी के अंत में ही इनकी शाखाएं उत्तर भारत के नगरों में फैली हुई थी और श्रेणियों के माध्यम से व्यापार होता था। कुछ देवालयों की मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, जिनसे संभावना होती है कि मंदिर भी अपना आर्थिक कारोबार इन श्रेणियों के द्वारा संपादित कराते थे। भारत के सबसे पुरातन सिक्के आहत माने जाते हैं। इन पर भी स्थानीय और धार्मिक चिन्ह पाए गए हैं। ये अक्सर तांबे व चांदी के होते थे। इनके उपरांत यवन, पहलव, शक, कुषाण आदि नरेशों के सिक्के भारत में उपलब्ध हुए। इन मुद्राओं के प्रचलन के उपरांत भारतीय मुद्राओं पर भी राजाओं के नाम तथा तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी। कुषाणों के उपरांत गुप्त शासकों ने अपने स्वर्ण व चांदी से निर्मित सिक्के चलाए, उन पर संस्कृत में छंदोबद्ध लेख उत्कीर्ण करवाए। उनके सिक्कों पर अंकित परम भागवत उपाधि से ज्ञात होता है कि वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। स्वर्ण मुद्राओं से उनकी आर्थिक दशा स्पष्ट होती है तथा यह भी स्पष्ट होता है कि संस्कृत भाषा उस समय की प्रमुख भाषा थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत भारत के इतिहास को जानने के लिए तत्कालीन सिक्के बहुत कम उपयोगी सिद्ध हुए, क्योंकि हर्षवर्धन व पाल शासकों की मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई है। ईसा की प्रारंभिक शती के सिक्के ढालने के सांचे कॉइन मूल की भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए। विभिन्न काल की प्राप्त मुद्राओं से भाषा विकास का भी ज्ञान होता है। यूनानी शासकों की मुद्राओं पर जहाँ खरोष्ठी लिपि का प्रयोग मिलता है, वहीं पश्चिमी भारत में प्राप्त मुद्राएं भाई लिपि से अंकित मिलती है। गुप्त काल में मुद्राओं की भाषा संस्कृत हो गई थी। अवशेष, चलिए अब हम आते अवशेष पर। अवशेष बस्तियों के स्थलों के उत्खनन से
जो अवशेष मिले हैं उनमें पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। उदाहरणार्थ हम सैंधव सभ्यता को ही ले सकते हैं। नवपाषाण युग की जानकारी भी हमें अवशेषों से ही प्राप्त होती है। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से हमें तत्कालीन लेखन कला तथा धार्मिक अवस्था का ज्ञान हुआ है। इसलिए पुरातत्ववेत्ता आजकल रामायण तथा महाभारत में उल्लिखित स्थानों की खुदाई करवा रहे हैं। अयोध्या में खुदाई करवाने पर हमें राम के समय के कई अवशेष प्राप्त हुए, जिसके आधार पर राम का शासनकाल निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं अवशेषों के आधार पर डॉक्टर बीबी लाल कहते हैं कि महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ था और हमारे देश में इस प्रकार के प्राचीन स्मारकों का अभाव नहीं है। अब चलिए, अब हम आते हैं मूर्तिकला ऐतिहासिक स्रोत के रूप में। कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल की मूर्तियाँ तत्कालीन जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं को व्यक्त करती है। इसके साथ ही मूर्तिकला के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। कुषाण कालीन मूर्तियाँ स्पष्ट बताती है कि वे यूनानी कला से अधिक प्रभावित थी। गुप्त काल की मूर्ति कला में अंतरात्मा और मुखाकृति में जो सामंजस्य दृष्टिगत होता है वह अन्य किसी काल की कला में उपलब्ध नहीं है। गुप्तोत्तर काल की कला में सांकेतिकता अधिक है। भरूच, सांची, बौद्ध, गया और अमरावती में प्राप्त मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि जनसाधारण की धार्मिक चित्रकला ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भारत में बौद्ध चित्रकला की महान विरासत भित्ति चित्रों में सुरक्षित है। भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास का आरंभ भित्ति चित्रों से ही होता है। अजंता बौद्ध चित्रकला का प्रमुख केंद्र रहा है। अजंता की इन बिहार गुफाओं में चित्रित चित्रों के अवलोकन से दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पर साथ में बौद्धकालीन धार्मिक चिंतन व सामाजिक जीवन भी उनसे स्पष्ट होता है। अब आते हैं हम साहित्यिक स्रोत पर। प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक सामग्री सृजन की पर्याप्त मात्रा में बुद्धि थी। इसकी पुष्टि में हम वैदिक ऋषियों और बौद्ध जैन आचार्यों को ले सकते हैं, परंतु पुरातन भारतीयों की ऐतिहासिक संकल्पना आधुनिक इतिहासकारों की संकल्पना से भिन्न थी। साहित्यिक कृतियाँ, सर्वप्रथम उन साहित्यिक कृतियों को लेंगे जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के विश्लेषण में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। साहित्यिक कृतियों को भी सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है जो कि इस वीडियो में बहुत टाइम लेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।